नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक यात्रा अब 25वें साल में प्रवेश कर गई। आज सुबह सुबह उनकी तरफ से कई सारे ट्वीट इस बारे में किए गए। जनसेवा के तौर पर उन्होंने इसे लिया है। 24 साल पूरे हो गए हैं, 25वें साल में प्रवेश कर लिया है। 24 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय यानी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार प्रशासन में किसी भी पद पर स्थान पा रहे थे, वह इतने सफल होंगे, इतने कामयाब होंगे। संगठन से सरकार में आने के बाद से राज्य से फिर देश की बागडोर संभालेंगे और फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावी नेताओं में से एक बन जाएंगे। यह किसी को अंदाजा नहीं था। मेरा ये एक तरह से एक पत्रकार के नाते सौभाग्य रहा कि जब ये जर्नी शुरू हो रही थी उस वक्त मैं उस जगह पर था जो कि प्रस्थान बिंदु था, यानी गांधीनगर। 7 अक्टूबर 2001 को गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक कई शपथ ली। जैसे कि 2001 में जो पहला शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से 2002 में चुनाव हुए, फिर उन्होंने शपथ ली दिसंबर के महीने में। 2007 का विधानसभा चुनाव जितवाया, फिर से शपथ ली। 2012 में हैट्रिक लगाई गुजरात में, अपनी अगुवाई में लगातार 3 चुनाव जिताए, शपथ ली। उसके बाद से 2012 के उस चुनाव के बाद से ही पूरे देश में उनकी लहर जो है वो फैल गई और ये माना जाने लगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री यही होंगे, जबकि उसमें केंद्र में यूपीए सत्ता में थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की अगुवाई कर रहे थे। वहाँ से 2013 में वह पहले जून के महीने में गोवा में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें उनको कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया और फिर जो 13 सितंबर की जो तारीख थी 2013 में, उस दिन उन्हें बीजेपी का पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद जैसा कि सबको ही पता है कि 2014 में चुनाव हुए और जब 16 मई को मतगणना हुई तो एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ जो कि उससे पहले कभी किसी नॉन कांग्रेसी पार्टी ने अचीव नहीं किया था। अपने दम पर केंद्र में सत्ता में आना, एक सिंगल पार्टी खुद का बहुमत हासिल करके आए सत्ता में, यह कांग्रेस के अलावा पहली बार हो रहा था और ये नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया अपनी पार्टी बीजेपी के लिए। उसके बाद से हैट्रिक बना चुके हैं केंद्र में भी। 2019 में उससे भी बड़ा मैंडेट हासिल किया और 2024 में फिर से एनडीए की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। एक रिकॉर्ड गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी, 13.25 साल तक लगातार। और उसके बाद से केंद्र में भी अगर आप देखें तो बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कई सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। लेकिन जब हम इस जर्नी की बात करते हैं, जो प्रस्थान बिंदु जो था, जिसका मैं विटनेस रहा था, गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी किसी भी प्रशासनिक पद पर, और शुरुआत मुख्यमंत्री के तौर पर हुई थी सीधे। ध्यान रखिए कि उसके पहले उन्होंने न तो कभी किसी नगर पालिका में कोई भूमिका निभाई थी, न ही उसके पहले कोई चुनाव लड़ा था। इनफैक्ट मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने गए, वो भी 2002 में फरवरी के महीने में, चूँकि एक संवैधानिक बाध्यता होती है 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनने की। लेकिन जब उन्होंने ओथ ली थी उसके पहले उन्होंने कोई चुनाव खुद के लिए नहीं लड़ा था। ये बात अलग है कि अपनी पार्टी को यानी बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई थी। लेकिन जब वो उस पद पर बैठे पहली बार, यानी पहली बार जब उन्होंने शपथ ली गुजरात के मुख्यमंत्री की 7 अक्टूबर 2001 को, उसके पहले के हालात आज बहुत लोगों के ध्यान में नहीं होंगे। परिस्थितियां कैसे बनी, किन परिस्थितियों में मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा गया। जब मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई, क्या उस समय जो गुजरात में जो बीजेपी की राज्य इकाई थी उसके अंदर क्या हाल था, या जिन मुख्यमंत्री को हटाया गया केशुभाई पटेल, क्या वह जो है बड़ी आसानी से इस चेंज के लिए तैयार थी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पिछले 24 साल में लोगों के जहन से उतर गई हैं। लेकिन चूँकि ने इस पूरे घटनाक्रम को काफ़ी नज़दीक से देखा था, इसलिए जानना महत्वपूर्ण होगा कि किन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आकर, वो भी पार्टी की मांग पर,
नरेंद्र मोदी ने आकर गुजरात में सत्ता की बागडोर संभाली और वहां से किस तरीके से सरकार और संगठन दोनों को एक तरह से सहेजते हुए पहले जबरदस्त कामयाबी गुजरात में हासिल की और उसके बाद से केंद्र में उन्होंने जब उनको मौका मिला पहले बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर पार्टी को जिताया। कई सारे ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई थी वहां पर भी पार्टी को पावर में लेके आए और बतौर प्रधानमंत्री अपनी अचीवमेंट्स ऐसे हासिल की कि पूरी दुनिया में नाम हो चला। लेकिन जहां तक 2001 के उस प्रकरण का सवाल है, आखिर ट्रिगर कैसे हुआ था नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनना? अगर इस घटनाक्रम को देखा जाए तो जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके पहले तक वह बीजेपी के केंद्रीय संगठन में संगठन महामंत्री हुआ करते थे। 2000 के साल में जब बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपनी बॉडी में जो है नरेंद्र मोदी को संगठन महामंत्री बनाया। उसके पहले 5 साल पहले मोदी दिल्ली आ चुके थे। 1995 में सितंबर के आखिर में उनका एक तरह से दिल्ली आना हुआ था, क्योंकि उस समय का जो घटनाक्रम हुआ था, एक खजुराहो प्रकरण हुआ था जिसमें कि उस समय गुजरात में बीजेपी के जो टावरिंग लीडर थे शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह में एक तरह से समाधान के तौर पर और चूंकि पार्टी के लिए जो है स्थितियां और न बिगड़े तो एक तरह से सैक्रिफाइस करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया था गुजरात में संगठन महामंत्री के पद से और वो दिल्ली आ गए थे। उसके बाद की उनकी जो राजनीति है वो केंद्रीय राजनीति रही, पूरे राष्ट्र की राजनीति रही, तो प्रदेश की राजनीति से निकलकर वह देश की राजनीति में आए। पहले सचिव बने केंद्रीय इकाई में, कई राज्यों का प्रभार मिला, मसलन हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद वह महामंत्री बने और फिर उसके बाद से 2000 में संगठन महामंत्री बने। मोदी जो है 5 साल से ज़्यादा हो गया था उन्हें संगठन में काम करते हुए दिल्ली में और उनकी भूमिका लगातार बढ़ती चली गई थी। आप ध्यान रखें कि बीजेपी का जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद से कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो संगठन महामंत्री होता है और संगठन को एक तरह से उसको एनर्जाइज करने का काम, स्ट्रेटजिक तौर पर ये सारा काम संगठन महामंत्री का होता है। तो बहुत ही कम उम्र में नरेंद्र मोदी, आप ध्यान रखें कि महज 50 साल की उम्र में वह संगठन महामंत्री के पद पर बैठ चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने सफल संगठन महामंत्री को गुजरात में भेजने की नौबत आई, उस गुजरात में जिसे न सिर्फ संघ की बल्कि बीजेपी की भी लैबोरेटरी के तौर पर जाना जाता था। दरअसल हुआ यूं कि जब दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने केशुभाई पटेल, ध्यान होगा कि पहली बार 1995 में बने थे और 1995 में जो केशुभाई पटेल की अगुवाई में जो सरकार बनी, अगर उसका कोई आर्किटेक्ट था तो खुद नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उन्होंने गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर गुजरात में पार्टी का ढांचा ऐसा खड़ा किया था कि पार्टी जो है अपने दम पर पहली बार गुजरात के इतिहास में सरकार बना पाई। लेकिन 1995 में ही शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोही तेवर अख्तियार किए, विद्रोह कर दिया। उसके बाद से फिर कंप्रोमाइज़ के तौर पर केशुभाई पटेल को इस्तीफा देकर हटना पड़ा और सुरेश मेहता को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। सुरेश मेहता की भी वो सरकार साल भर से ज़्यादा नहीं चल पाई और फिर उसके बाद से खुद शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उनकी सरकार भी साल भर किसी तरीके से चली और उसके बाद से फिर दिलीप पर ही कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, जो कि उन्हीं के समर्थक थे। वो भी सरकार कांग्रेस के समर्थन से गुजरात में रही और फिर फाइनली 98 के शुरुआती महीनों में चुनाव हुए और जिसमें कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नरेंद्र मोदी ने, जब वो कैंपेन कमेटी के चीफ के तौर पर गए और उन्होंने जो है पार्टी को एक बार फिर से जो है अपने दम पर वहाँ सरकार बनवाई। हालांकि चूंकि केशुभाई पटेल सबसे वरिष्ठ लीडर थे, पहले भी मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया गया था 1995 में जब सरकार आई थी, तो 1998 में भी फिर से वही मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1998 में केशुभाई जब मुख्यमंत्री बने और उस समय तक जो गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री संजय जोशी हो चुके थे, नरेंद्र मोदी का जो इन्फ्लुएंस था गुजरात बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन पर वो काफ़ी मजबूत था, चूँकि उन्होंने ही वो पूरा ढांचा खड़ा किया था और जो पूरा का पूरा संगठन था जिसके बल पर गैल्वेनाइज होकर पार्टी ने 3 साल के अंदर दोबारा जीत हासिल की थी, मैसिव विक्ट्री हासिल की थी गुजरात में, वो भी जबकि पार्टी में इतनी बड़ी टूट फूट हुई थी। तो इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन वही केशुभाई पटेल 1998 के बाद से महज कुछ महीने बाद अंदर अंदर जो है एक तरह से वो होस्टाइल हो गए नरेंद्र मोदी को लेकर और एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट
नॉन कोऑपरेशन का माहौल हो गया, पर्सना नॉन ग्राटा की तरह देखा जाने लगा। नरेंद्र मोदी आज जबकि बीजेपी उनके दम पर एक तरह से कह सकते हैं कि उनके फेस के सहारे पूरे देश में चुनाव जीती है। जिस प्रदेश से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी संगठन महामंत्री के तौर पर, उसी प्रदेश में आज किसी को याद नहीं आएगा, लेकिन 1998 से लेकर 2001 के बीच का वो कालखंड रहा जबकि पार्टी की गुजरात इकाई ही नहीं, वहाँ की जो सरकार थी उसमें भी एक किस्म की हॉस्टिलिटी थी नरेंद्र मोदी को लेकर। और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने गुजरात आना जाना काफ़ी कम कर दिया था। पूरे देश में वो पार्टी को मजबूत कर रहे थे, पूरे देश में सफलता दिलवा रहे थे, लेकिन अपने होम स्टेट से वो दूर थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि गुजरात में बीजेपी का सांगठनिक ढांचा, जो कि एक आदर्श माना जाता था और जिसको क्रिएट खुद नरेंद्र मोदी ने किया था, वो सांगठनिक ढांचा जो है कमजोर पड़ने लगा। कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि केशुभाई पटेल की सरकार के आए हुए 2 साल हो गए थे और 2000 के साल में वहाँ पर तमाम जो जिला स्तर पर और जो कॉरपोरेशन के स्तर पर जो निकाय चुनाव होते हैं, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे जो है आपके चुनाव हो महानगर निगमों के, उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ध्यान रहे कि इन्हीं बॉडीज पे अपनी ग्रिप बढ़ाकर गुजरात में बीजेपी पहली बार 1995 में सत्ता में आई थी। तो जाहिर है इन लोकल बॉडीज में या इन अर्बन बॉडीज में बीजेपी का कमजोर होना एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल था। 2000 के साल में जो महानगरों के चुनाव हुए थे उसमें 2 बड़े महानगर और दोनों बीजेपी के इतिहास के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण, राजकोट महानगर पालिका, गुजरात की वो महानगर पालिका जिसको कि बीजेपी ने जनसंघ के दिनों में, यहां तक कि बीजेपी अस्तित्व में आए उसके पहले जनसंघ के दिनों में पहली बार कैप्चर किया था। वहां से एक तरह से सौराष्ट्र का जो प्रमुख शहर राजकोट है, वहां से बीजेपी का एक तरह से फाउंडेशन पड़ा था सांगठनिक ढांचा का। उस राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बीजेपी लूज कर गई 2000 के चुनाव में। वही नहीं, जिस अहमदाबाद नगर निगम में पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी खुद नरेंद्र मोदी ने, जब वो संघ से बीजेपी में आए 1987 में, और उनकी पहली मेजर जो कह सकते हैं विक्ट्री थी जो पार्टी को उन्होंने दिलवाई थी, वह था अहमदाबाद नगर महानगर निगम का चुनाव। उसमें भी जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, जो जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए थे उसमें भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी चुनाव हार गई, मैक्सिमम जगहों पर। इसकी वजह से जो है पार्टी के अंदर एक चिंतन शुरू हुआ कि गुजरात में जो हालात हैं वो शायद बहुत ठीक नहीं है पार्टी के लिहाज से। लेकिन उस पर चर्चा आगे बढ़ती तब तक 2001 में 26 जनवरी के दिन गुजरात में एक बहुत ही भयावह भूकंप आया, जिसका कि केंद्र बिंदु गुजरात का कच्छ जिला था और उसमें जो है 10,000 से भी अधिक लोगों की जान गई। जब ये घटना हुई, ये भयानक प्राकृतिक त्रासदी ने, जो नेचुरल डिजास्टर ने गुजरात को घेरा, उस समय नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। ऑब्वियसली राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर पार्टी का काम देख रहे थे। जैसे उन्हें खबर मिली वो तत्काल गुजरात के लिए रवाना हुए, कच्छ के इलाके में गए, वहाँ राहत और पुनर्वास के कार्य में मदद करनी शुरू की। लेकिन जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट थी, यानी वहाँ की जो राज्य सरकार थी, जो केशुभाई पटेल की अगुवाई में जो सरकार वहाँ चल रही थी बीजेपी की, वो सरकार जो है बहुत इफेक्टिवली जो है जो राहत और पुनर्वास का काम होता है उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। जो मेजर्स लिए गए उसमें बहुत तेजी नहीं थी, बहुत इफेक्टिवनेस नहीं थी। उसकी वजह से लोगों में एक नाराजगी का भाव पैदा हुआ। ये माना जाने लगा कि इसकी वजह से लोगों के बीच सरकार की लोकप्रियता गिर रही है, बीजेपी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी दौरान अब चूंकि पार्टी हाईकमांड जो था उस समय तक बंगारू लक्ष्मण पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके थे और जना कृष्णमूर्ति जो है वह जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। ओब्वियसली केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार चल रही थी। उनकी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी ओब्वियसली नंबर 2 थे, गृह मंत्री थे और खुद गुजरात से ही चुनकर आते थे गांधीनगर लोकसभा सीट से। हुआ यूं कि सितंबर के महीने में, सितंबर 2001 में गुजरात में 2 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हुए। एक सीट जो थी वो साबरकांठा की लोकसभा सीट थी और दूसरी सीट जो थी वो साबरमती की विधानसभा सीट थी। वो साबरमती विधानसभा सीट जो कि खुद
आडवाणी जी की अपनी जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी थी गांधीनगर, उसका हिस्सा हुआ करती थी और साबरमती की विधानसभा सीट बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड मानी जाती थी। अहमदाबाद शहर के अंदर की ये सीट बीजेपी लगातार यहां चुनाव जीतती रही थी। हुआ यूं कि साबरकांठा की सीट निसाबेन अमर सिंह चौधरी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनकी दूसरी पत्नी थी निसाबेन अमर सिंह चौधरी। ट्राइबल थे अमर सिंह चौधरी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की थी और वो साबरकांठा से लोकसभा की सांसद थी। उनका देहांत हो गया, उसकी वजह से साबरकांठा की सीट खाली हुई। जबकि साबरमती की सीट यतीन ओझा एक बड़े फेमस एडवोकेट हुआ करते थे और दूसरा बीजेपी के नेता भी थे, उनका जो है केशुभाई पटेल से लगातार टकराव चल रहा था और इस विरोध में उन्होंने साबरमती विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह से वो सीट खाली हुई। इन दोनों जगहों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। ओब्वियसली केंद्र में वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही थी, एनडीए की सरकार, और गुजरात में केशुभाई पटेल की अगुवाई में। माना यह जाता है कि बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी को फायदा होता है, हवा उसके हक में होती है, लेकिन इन दोनों जगहों पर बीजेपी चुनाव हार गई। 20 सितंबर को पोलिंग हुई थी, 22 सितंबर 2001 को नतीजे आए। पता यह चला कि साबरमती की सीट बीजेपी, और ध्यान रहे कि बीजेपी का जो वहां कैंडिडेट था उसका खुद का शॉर्ट नेम बीजेपी था। बाबू जमनादास पटेल बीजेपी के नेता थे, वो उनको चुनाव लड़ाया गया था और एक तरह से वो क्वाइनेज भी था कि बीजेपी ने यहां खुद बीजेपी को ही उतार दिया है मैदान में। बाबू जमनादास पटेल यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट थे साबरमती सीट पर, विधानसभा की जो सीट थी जहां बाई इलेक्शन हुए, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नरहरी अमीन जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वहां पर चिमन भाई पटेल की सरकार में वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उसमें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो है साबरमती विधानसभा के लिए हो उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया। बाबू जमनादास पटेल की हार हुई और बड़े मार्जिन से हुई, 15,000 वोटों के अधिक मार्जिन से। यही नहीं, साबरकांठा विधानसभा से वहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर उपेंद्र त्रिवेदी नामक नेता को खड़ा किया, जो कि गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन कहे जाते थे, उनको खड़ा किया था। लेकिन वो भी चुनाव हार गए। मधुसूदन मिस्त्री, जिनकी एनजीओ की बैकग्राउंड थी, वो कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर वहां चुनाव जीत गए। जाहिर है ये दोनों उपचुनावों में जो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल था सेंट्रल लीडरशिप के लिए, पार्टी की केंद्रीय इकाई के लिए। लोग हिल गए, यहां तक कि आडवाणी के लिए भी ये शॉकर था, क्योंकि आडवाणी की अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर साबरमती की सीट आती थी, साबरमती विधानसभा की सीट, जहां से को मैसिव मार्जिन से हर चुनाव में जीत हासिल किया करते थे। जो कई सारे विधानसभा जो किसी लोकसभा का हिस्सा होते हैं, उससे कहां से कितनी मार्जिन आती है, उससे अल्टीमेट मार्जिन तय होता है। तो जो साबरमती स्ट्रांग होल्ड हुआ करती थी विधानसभा क्षेत्र के तौर पर और लोकसभा के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर, वहां पर बीजेपी की करारी हार, वो भी उपचुनाव में, वो भी सीट जो कि खुद बीजेपी के पास थी। यह जो है एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल था। इस रिजल्ट के ऑब्वियसली सिर्फ 4 दिन बाद 26 सितंबर को दिल्ली में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में केशुभाई पटेल को बुलाया गया, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे ऑब्वियसली। वहां पर संगठन महामंत्री थे उस समय संजय जोशी, उनको बुलाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां रायन सिंह राणा हुआ करते थे, उनको बुलाया गया। आडवाणी के घर पर वह मीटिंग हुई, जिसमें कि ऑब्वियसली जना कृष्णमूर्ति जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो शामिल हुए, जो उस समय गुजरात के प्रभारी थे और पार्टी की केंद्रीय इकाई में उपाध्यक्ष थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना जो है वह भी उस बैठक में शामिल हुए, चूंकि गुजरात के प्रभारी थे। यही नहीं, मदन दास देवी जो कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिनके पास सहसर कार्यवाह की भूमिका के तहत बीजेपी और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन का काम था, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे उस बैठक में, क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। चर्चा विचार हुआ कि गुजरात में जो हालात बने हैं ये क्या है, और ये जो मांग एक तरह से उठने लगी उस समय कि ऑलरेडी जो है जो जिला पंचायत जो इलेक्शन हुए थे 2000 के साल में, या फिर अहमदाबाद और राजकोट जैसे मेजर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बीजेपी लूज कर गई थी, इसका मतलब यह था कि गुजरात में बीजेपी की हालत खराब हो रही है। और ऐसे में ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होनी थी, और
उसमें मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा कोई जिम्मेदार माना नहीं जाता, क्योंकि जो है ओब्वियसली किसी राज्य सरकार की परफॉर्मेंस का असर इन सब चीज़ों पे पड़ता है। और ये माना जा रहा था कि 2001 के भूकंप में जिस तरीके से लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा रिलीफ मेजर्स, रिहैबिलिटेशन मेजर्स उठाने में, उसकी वजह से लोगों की नाराजगी वहां बीजेपी की सरकार की तरफ बढ़ी है। लेकिन जाहिर है केशु भाई या फिर उनके समर्थक ये तर्क मानने को तैयार नहीं थे। तो ये कह रहे थे कि हमारी अकेले की भूमिका क्यों इसमें मानी जाए। 26 की वो मीटिंग जो है इनकंक्लूसिव रही। ये भी ध्यान रखें कि उस समय, उसी महीने में, सितंबर के उस महीने में 9/11 की घटना हुई थी, जब न्यूयॉर्क में जो अलकायदा से जुड़े आतंकी थे उन्होंने ट्विन टावर्स में जहाज़ों को टकरा के बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली थी। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था। भारत में भी सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसके संदर्भ में रिव्यू किए जा रहे थे कि कहीं इस तरह की कोई घटना यहाँ ना हो जाए। इसीलिए आडवाणी 26 तारीख की जो मीटिंग थी 26 सितंबर की, उसमें पूरे समय तक शामिल नहीं हुए, वो चले गए। सेकेंड राउंड की मीटिंग हुई, इनकंक्लूसिव हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया। 27 की सुबह जो है चले गए केशु भाई पटेल गांधीनगर वापस। लेकिन ये बात तो तैरने लगी, और चूंकि मैं अहमदाबाद में था, गांधीनगर में ओब्वियसली सचिवालय है, सीट ऑफ पावर गुजरात में जो है गांधीनगर है, तो लगातार चक्कर लगते रहता था। तो वहां जब मैं गया तो ये बहुत साफ हो गया था कि केशु भाई तो हटेंगे ही हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर केशु भाई हटते हैं तो फिर गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऑब्वियसली जो लोग संगठन से जुड़े हुए थे उनका बहुत साफ तौर पर मानना था कि जिस तरीके से गुजरात में संगठन की हालत खराब है, वैसे में अगर संगठन को फिर कोई रिबिल्ड कर सकता है तो वह जो है नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं, क्योंकि उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, चाहे संघ के प्रचारक के तौर पर रहे हो या फिर जो है जब संघ से वो बीजेपी में आए, गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री के तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस रही हो, पूरी पार्टी को एनर्जाइज करना, सारे यूनिट्स को एनर्जाइज करना, जिसके बूते पर लगातार 2 सरकारें वहां आई थी। 95 या 98 की जो विक्ट्री थी उसके आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी ही माने गए थे। खैर, लेकिन दूसरे नाम भी थे, जैसे कि कांशीराम राणा, सूरत से आते थे, केंद्र की सरकार में मंत्री थे, सीनियर लीडर थे, पार्टी अध्यक्ष गुजरात में रह चुके थे। इनफैक्ट 1995 में जब केशु भाई पटेल को हटाया जा रहा था कंप्रोमाइज फार्मूले के तौर पर, तो उनका नाम काफी आगे उछला था कि वही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन वो नहीं बन पाए, उस समय सुरेश मेहता बने। फिर सुरेश मेहता का भी नाम आया, केशु भाई पटेल की सरकार में दूसरे नंबर पर थे, खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। फिर वल्लभ कथीरिया एक और नाम आया, वो भी केंद्र की सरकार में मंत्री थे, राजकोट के सांसद थे, पटेल कम्युनिटी से आते थे, उस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से खुद जो है केशु भाई पटेल आते थे कि भाई एक पटेल को अगर हटा रहे हैं तो एक और पटेल को, ये करके पटेल समुदाय का गुस्सा न बढ़े, ये जो है ठीक किया जा सकता है इसको। ऐसे कई नाम जो है उछल रहे थे उस समय। लेकिन 26 की मीटिंग में कुछ कंक्लूसिव हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर बात रुक गई। हुआ यूं कि उसके 4 दिन बाद ही 27 को गांधीनगर लौटे थे केशु भाई पटेल। फिर 30 को उनको बुलाया गया दिल्ली, और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया, उनके घर पर मीटिंग रखी गई। चूंकि 26 वाली मीटिंग में वाजपेयी शामिल नहीं हुए थे, सरकार की दूसरी व्यस्तताएं थी। उस बैठक में एक तरह से केशु भाई पटेल को यह साफ कर दिया गया कि उनको जाना होगा। इंडिकेशन दिए गए। केशु भाई हालांकि मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे, और वो सारे स्टेक होल्डर्स उस मीटिंग में भी शामिल हुए। केशु भाई के समर्थकों ने जो है प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि केशु भाई को ना हटाया जाए। पार्टी जो है, गुजरात की लीडरशिप जो थी, चाहे मंत्री थे चाहे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनको दिल्ली समन किया गया। करीब 28-30 ऐसे नेताओं को बुलाया गया। उनसे जो है सो पार्टी के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति हो या खुद मदन लाल खुराना हो, ये लोग बातचीत करते रहे। फाइनली 1 तारीख को पार्टी ने जो है यह क्लियर कर दिया बहुत साफ तौर पर केशु भाई पटेल को कि वो अब इस्तीफा दे दें, और जो है सो अगला मुख्यमंत्री जो है वह तय कर लिया जाएगा औपचारिक तौर पर। लेकिन उस समय फ्रंट रनर के तौर पर ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। एक तरह से विस्परिंग शुरू हो गई कि केशु भाई पटेल को हटाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, चूंकि एक प्रोसेस है, आपको विधायक दल का नेता चुनने के लिए, चूंकि विधायक दल की बैठक होती है, उसमें फिर कोई प्रस्ताव रखता है, फिर उसका कोई समर्थन करता है, और फिर जो है इस तरीके से चुना जाता है, जो बीजेपी में स्थापित प्रक्रिया रही है। तो 1 तारीख को चूंकि जना कृष्णमूर्ति ने बहुत साफ साफ बता दिया, और इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी साफ तौर पर केशु भाई पटेल को कह दिया, क्योंकि केशु भाई पटेल ये जिद करने में लगे हुए थे कि नहीं, जब तक मेरे सक्सेसर का नाम मुझे नहीं बताया जाता तब तक मैं
इस्तीफा नहीं दूंगा। उनको बहुत साफ तौर पर बता दिया गया कि संगठन में ऐसा चलता नहीं है, और ये खुद वाजपेयी ने उनको साफ तौर पर बताया। ऐसे में केशुभाई पटेल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। 1 तारीख की शाम में उन्होंने एक पत्र लिखते हुए जना कृष्णमूर्ति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये कह दिया कि पार्टी के इंटरेस्ट में मैं कुछ भी त्याग बलिदान करने को तैयार हूं। इस दौरान एक घटना और घटी, और जो कि बड़ी ही दुखद घटना थी। वो घटना थी जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और जिनकी मां खुद बीजेपी की ही नहीं, जनसंघ के जमाने में बहुत टावरिंग लीडर रही थी, पार्टी की उपाध्यक्ष रह चुकी थी, विजया राजे सिंधिया। उनके बेटे माधवराव सिंधिया, उनका जो है देहांत हो गया एक एयर क्रैश में 30 सितंबर के दिन, जब वो कानपुर जा रहे थे। उनके साथ कई सारे पत्रकार मारे गए जो कि उस विमान में उनके साथ जा रहे थे कवरेज के लिए, जिसमें कि रंजन झा, संजीव सिन्हा, गोपाल सिंह बिष्ट, जो कि आज तक उस समय खबरों का एक चैनल के तौर पर जस्ट इवॉल्व हुआ था, उसके वो वीडियो जर्नलिस्ट थे। इन सभी लोगों का उस एयर क्रैश में देहांत हुआ। पोस्टमार्टम वगैरह के बाद से बॉडी जो है फिर हैंडओवर 1 तारीख को की गई। 2 को जो है गोपाल सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर था। केशुभाई पटेल हालांकि उन्होंने जना कृष्णमूर्ति को अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अंदर से तब भी जो है वो काफ़ी दुखी साउंड कर रहे थे। बार बार गुजराती में कह रहे थे मारो वांकसू, यानी मेरा कसूर क्या है। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को, लेकिन इशारा बहुत साफ था, और फिर अपना भुनभुनाते हुए वो गांधीनगर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी, चूंकि उनको दिल्ली में रहते हुए तब तक 6 साल हो चुके थे, और एज ए कम्युनिकेटर जो है उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करना मीडिया हाउसेज के सामने, अखबार, पत्र, पत्रिका, टीवी, उसके बड़े पॉपुलर फिगर थे। तो उनका निजी संबंध ज़्यादातर पत्रकारों से था। तो गोपाल सिंह बिष्ट के डेथ की जब उन्हें सूचना मिली और ये पता चला कि उनका क्रमेशन जो है निगमबोध घाट पर हो रहा है 2 तारीख की सुबह, तो वहाँ गए उस क्रमेशन में शामिल होने के लिए। जबकि सिंधिया का क्रमेशन 4 तारीख को प्रस्तावित था ग्वालियर में होना, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग ग्वालियर की तरफ निकल गए थे। लेकिन निगमबोध घाट पर पत्रकारों के बीच नरेंद्र मोदी मौजूद थे जब क्रमेशन चल रहा था गोपाल सिंह बिष्ट का। वहाँ पर 49 वर्ष के थे गोपाल सिंह बिष्ट उस वक्त। उस समय जो है उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया, और ये फ़ोन आया अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, जो किस्सा लोगों के बीच जाना भी जाता है। लाइन पर वाजपेयी थे, जब इन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है यहाँ निगमबोध घाट पर हूँ। एक आज तक के जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके क्रमेशन के सिलसिले में, तो उन्होंने अपने निवास पर आने के लिए कहा, यानी जो आधिकारिक आवास प्रधानमंत्री का उस समय 7 रेसकोर्स रोड के तौर पे जाना जाता था, वहाँ पहुँचे, जो कि वेस्ली वाजपेयी जी ने कहा था। वहाँ जब गए तो फिर वाजपेयी जी ने मोदी जी को ये कहा कि अब दिल्ली में रहते हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है, और यहाँ का पंजाबी खाना खा खा के तुम मोटे हो गए हो, तुम अब गुजरात जाओ। तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जो गुजरात की चुनौती का उन्हें अंदाज़ा था, तो कोई ऐसा नहीं था कि मौका मिलते ही वो कोई भाग जाने की वहाँ सोच रहे थे, क्योंकि पता था कि यह कोई आसान रास्ता नहीं है, बहुत कठिन है वहाँ पर जो पार्टी और सरकार की कंडीशन जितनी ख़राब थी उसमें सी चीज़ों को रिवाइव करना। तो उन्होंने बल्कि मना ही किया कि अरे मैं कहाँ, मैं तो बहुत लंबे समय से वहाँ पर टच में नहीं हूँ, मेरा कोई संपर्क भी नहीं है, मैं कहाँ, मैं यहाँ पर वेल सेटल्ड हूँ, मेरे से क्या दिक्कत हुई है कि मेरे को भेजा जा रहा है। बट ऑब्वियसली वाजपेयी सबसे बड़े लीडर थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके कहने पर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर जाना स्वीकार किया। 3 तारीख को, 2 तारीख का ये वाक़या है, 3 तारीख को सुबह सुबह नरेंद्र मोदी पहुँचे अहमदाबाद, ओब्वियसली बाई एयर पहुँचे। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद था, तो उस फ्लाइट में मदन लाल खुराना भी उनके साथ आए थे। हम लोग खुराना जी को पकड़ें ये जानने के लिए, चूँकि उसके पहले तो 2 तारीख को पूरे दिन मैं गांधीनगर में था और तमाम मंत्रियों से बात कर रहा था। मुझे याद है सुरेश मेहता के बंगलों पर मैं गया था, चूँकि केशुभाई लौटे नहीं थे, और ये फैल गया था चारों तरफ कि भाई नरेंद्र मोदी जो है अगले मुख्यमंत्री गुजरात के बनने जा रहे हैं, और केशुभाई पटेल से इस्तीफा लिया जा चुका है पार्टी की तरफ से। तो सुरेश मेहता से जब हम मिलने गए तो मुझे याद है कई सारे पत्रकार थे, सुरेश मेहता को झूले पर बैठकर बात करने की बड़ी आदत थी और उंगलियां ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो उसी दौरान जब पूछा गया कि अच्छा मोदी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप स्वीकार करेंगे क्या, सुरेश मेहता ने साफ तौर पे मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं जो है
नरेंद्र भाई से काफ़ी सीनियर हूं और मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं उनके अंडर नहीं सर्व कर सकता कि मैं तो नहीं बनूंगा। तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो केशुभाई पटेल के अंदर भी रह चुके हैं, आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर से रहे, अभी आप प्रेजेंट कैबिनेट में हैं। तो बोले कि नहीं, केशुभाई मेरे से काफ़ी सीनियर थे और जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी उनके मंत्रिमंडल में मैं शामिल रहा था, इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के अंडर सर्व नहीं करूंगा। वहां से उठ के याद है मुझे, मैं नरोत्तम पटेल के पास गया, वो भी उस समय जो केशुभाई पटेल की सरकार में मंत्री थे, कांशीराम राणा के बड़े करीबी माने जाते थे। उन्होंने भी कह दिया कि भाई मुझे तो जो कांशीराम कहेंगे वही मैं करूंगा। तो इस तरह के हालात थे। 28-30 विधायकों का एक गुट अलग से मीटिंग सीटिंग भी करने में लगा हुआ था, केशुभाई के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा था, ये धमकी दे रहा था कि फिर कहीं 95 जैसी जो खजुराहो कांड जो हुआ था उस तरह की कोई घटना ना हो जाए। हालांकि पार्टी के जो उस समय ऑफिस बियर्स थे उन्होंने समझाया बुझाया, यहाँ तक अमित शाह उन्होंने भी समझाया बुझाया कि यह डिसिप्लिन वाली पार्टी है, यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं, और आप लोग ध्यान रखिए कि पार्टी आलाकमान ने जो तय कर दिया है वो उसी के हिसाब से होगा और ये पार्टी के हित में है। ऐसी परिस्थिति के बीच फाइनली 3 तारीख को जब नरेंद्र मोदी पहुंचे एयरपोर्ट पर, हम लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और मदन लाल खुराना सामने आए, वो पीछे से मिस्टर कार में बैठ के निकल गए। उसके बाद का घटनाक्रम ये हुआ कि पार्टी ने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के तौर पे 2 नेता भेजे थे। एक तो खुद मदन लाल खुराना थे जो कि गुजरात के प्रभारी थे, दूसरे जो भेजे गए वो थे कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। इन दोनों ऑब्जर्वर्स ने जाकर केशुभाई पटेल से मुलाकात की, उनके बंगले पर, आधिकारिक आवास पर, उनको समझाया। ऑब्वियसली केशुभाई पटेल पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता थे, उनको भी अंदाज़ा लगा कि अभी जो परिस्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें डिफेंस नहीं करना चाहिए और उसमें कुछ हासिल भी नहीं होने वाला था। वह फिर मानसिक तौर पर उसके लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद से खुद नरेंद्र मोदी गए केशुभाई पटेल से मिलने के लिए उनके आधिकारिक आवास पर, और वो जो उस समय गले मिलकर जो दोनों मिले, वह मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट था गुजरात की पॉलिटिक्स का, एक तरह से कह सकते हैं। बड़ी ही और डिसिसिव तस्वीर थी। केशुभाई पटेल ने ऑब्वियसली अंदर जो भी भाव रहे हों, लेकिन जो है उनको बधाई दी, उनका मुंह भी मीठा कराया। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है जो हुई वह 4 तारीख को हुई, जबकि फॉर्मली बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को। उसके बाद से जो पार्टी विधायकों का जो समर्थन पत्र था उसको लेकर मदन लाल खुराना, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, और जो चीफ व्हिप थे वाडी भाई पटेल, उनके साथ सुंदर सिंह भंडारी के पास पहुंचे जो राज्यपाल थे उस समय गुजरात में। और उसके बाद से भंडारी जी ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का जो है आमंत्रण दिया। इसके पहले ऑब्वियसली 3 तारीख को जो है केशुभाई पटेल अपना इस्तीफा सौंप चुके थे और तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू रहने के लिए भंडारी जी ने उनको कहा रखा था। उसके बाद से अगले 2 दिन तैयारियां हुई। जाहिर है जब नरेंद्र मोदी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सुंदर सिंह भंडारी ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, यह एक गैल्वेनाइजिंग मोमेंट था गुजरात बीजेपी और खासतौर पर संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए। जो पार्टी एक तरह से जो है काफी मूर्छित कंडीशन में थी, जो कि बिल्कुल डिमोरलाइज थी, वो अचानक एनर्जाइज हो गई। और इसका जो नमूना दिखाई दिया वह दिखाई दिया 7 अक्टूबर 2001 के दिन, रविवार का दिन था, गांधीनगर का हेलीपैड ग्राउंड, जहां पर नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ दोपहर में। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनको शपथ दिलाई ऑब्वियसली गुजरात के राज्यपाल के तौर पे सुंदर सिंह भंडारी ने, 9 और मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली। और उसके बाद जो माहौल था वो एक तरह से मेस्मराइजिंग था। लेकिन एक घटना उस दौरान और हुई। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा भी उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आई थी। उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत बड़ी लर्निंग दी, एक मैसेज दिया। मैसेज ये था कि अब तुम चूंकि प्रशासन में आ रहे हो, तुम सरकार में आ रहे हो, तो कभी जो है रिश्वत मत लेना। गुजराती का शब्द कह रहा लांच ना ले जो। और मुझे लगता है कि यह एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा नरेंद्र मोदी के लिए कि कैसे जो है किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में जो है लोगों की सुविधा के लिए सारी चीजें की जाए। और शपथ लेने के तुरंत बाद जो एक बहुत ही मशहूर लाइन है जो उन्होंने कही कि मैं यहां टेस्ट मैच नहीं खेलने के लिए आया हूं, मैं यहां वनडे खेलने के लिए आया हूं। और उन्होंने वनडे भी इसलिए कहा क्योंकि उस समय T20 प्रचलन में नहीं आया था, और यह बताने के लिए था काम की रफ्तार को कि मुझे बहुत तेजी से यहां काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम करना था जो भूकंप पीड़ितों के लिए। दूसरी तरफ सरकार की परिस्थिति बेहतर करनी थी, परफॉर्मेंस सुधारनी थी, क्योंकि शेड्यूल्ड तौर पर जो है आपको 2003 के शुरुआती महीनों में गुजरात में चुनाव होने जा रहे थे, तो आपके पास 1.5 साल से भी कम का समय था।
और इस दौरान जो है पार्टी को इस कंडीशन में लाना था, सरकार को इतना बेहतर करना था कि फिर से लोग बीजेपी के प्रति अपना भरोसा दिखाएं। और इसलिए जो है शपथ लेने के तुरंत बाद अगले ही दिन, चूंकि रविवार के दिन शपथ हुआ था, उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर किया। सोमवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तमाम इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से और अपना एजेंडा सामने रखा। विकास की राजनीति, एक मजबूत सरकार, इफेक्टिव गवर्नेंस का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो जो है आज उसके 24 साल पूरे हो गए। इस दौरान मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार 13.25 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाने के बाद से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी आकर संभाली। अनूठी बात यह है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उन्होंने विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा था। विधानसभा तो छोड़िए, किसी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था। और मुख्यमंत्री के बाद सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवार हुए। उसके पहले केंद्र में कभी किसी प्रशासनिक भूमिका में नहीं रहे थे। और इन 24 सालों में परफॉर्मेंस के लेवल पर, चाहे सरकार हो चाहे पार्टी हो, जो कीर्तिमान हासिल किए, उसकी वजह से देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी की नोटिस ली जाती है और दुनिया के एक मजबूत, सशक्त और जिनका कि पॉपुलैरिटी इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहते हैं, ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित हुए हैं। और ये नेता जो है आज जो है अपने 25वें वर्ष में जो प्रशासनिक यात्रा है उसमें प्रवेश कर चुका है। लेकिन जो शुरुआत रही थी वह कितनी चैलेंजिंग थी, कितनी रोमांचक थी, इसका अंदाजा बहुत लोगों को नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन ये कहानी सबको सुना देता हूं।